मेरा नाम संगीता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। भगवान ने मुझे दिल खोलकर खूबसूरत बनाया, लेकिन पैसा नहीं दिया। हम बहुत गरीब थे, और इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरा बाप जुआरी था। घर का सामान बेचते और उस पैसे से जुआ खेलते। धीरे धीरे घर का सारा सामान खत्म हो गया था। घर में टूटे फूटे सामान के अलावा और कुछ भी नहीं था। कभी कभी तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। शुरू शुरू में मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। आपस में दोनों की लड़ाई होती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी पर हाथ उठा दिया करते थे। मैं बचपन से ही माँ पिता की लड़ाइयाँ देखकर बड़ी हुई। अब मेरी माँ भी तंग हो चुकी थी। तंग आकर मेरी माँ ने मेरे पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद काम करने लगी। वह लोगों के घरों की सफाई करती, दूसरों के झूठे बर्तन धोती, तब कहीं जाकर शाम को हमें रोटी नसीब होती थी। लेकिन मेरी माँ ज्यादा दिन हमारे साथ रह ना सकी। पापा अब माँ के कमाई हुए पैसों के लिए लड़ाइयाँ करते थे। पापा का गम मम्मी ने अपने दिल पर लगा लिया, और एक दिन ऐसी बिस्तर से लगी कि दोबारा उठ नहीं सकी। मम्मी हमें छोड़कर चली गई। रिश्तेदारों ने तो हमसे पहले ही मन मोड़ लिया था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पापा भी अब तो पूरा पूरा दिन घर से गायब रहते थे। कभी रोटी मिल गई तो ठीक, वरना कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आज भी मैं घर में बैठी मम्मी को याद कर रही थी कि तभी जोर की आवाज से कोई दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोला, देखा तो पापा थे। पापा मुझे देखते ही रोने लगे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? वह कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुझे जुए में हार गया हूँ। पापा की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं रोने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ पापा के शब्द गूंज रहे थे। मैंने अपने पापा को गुस्से भरी नजरों से देखा और बोली, पापा मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। तुम बाप नहीं, कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी ही सगी बेटी को दाव पर लगाने की क्या जरूरत थी? तभी बाहर दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। बाहर वही लोग दरवाजा पीट रहे थे जिन्होंने मुझे जुए में जीता था, और वो कह रहे थे कि जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, वरना हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैंने नफरत भरी नज़र पहले दरवाजे पर डाली और फिर अपने पापा पर डाली। जी चाह रहा था या तो पापा को खत्म कर दूं या खुद को ही मार डालूं। पापा फिर बोले, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और फिर हाथ पकड़कर बाहर ले आए। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल से ही बदमाश लग रहे थे। पापा ने मेरा हाथ उन लड़कों के हाथ में दे दिया और वह मुझे लेकर गाड़ी में बैठ गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पापा पापा कहती रही। पापा दरवाजे पर बैठे रो रहे थे और रोते रोते वहीं ढेर हो गए। दोनों लड़के मुझे एक कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए। कोठ की मालकिन ने एक लड़के को बुलाया, किशोर, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से यह यहीं रहेंगी। कोठे की मालकिन बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ कमरे में आ गई। वहाँ 5-6 लड़कियां और भी मौजूद थी जो हैरत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मैं एक चारपाई पर बैठकर रोने लगी। सारी लड़कियां मुझे अजीब सी नजरों से घूर रही थी। उनकी नजरों में मेरे लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी, लेकिन उनमें से एक लड़की को मेरे ऊपर दया आ गई और वह उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना बेकार होता है, इसलिए तुम भी ना रो और सब्र से काम लो। उसकी बात भी सही थी, लेकिन मैं क्या करती? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। वहाँ जितनी भी लड़कियां थीं, सब गलत धंधों में पड़ी हुई थी। कुछ ही देर हुई थी कि किशोर आया और मेरी फोटो खींच कर चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि उसने मेरी तस्वीर क्यों खींची है, तो वह लड़की कहने लगी, ग्राहक आएंगे तो मालकिन उन्हें सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है। जिस ग्राहक को जो कोई लड़की पसंद आएगी वो उसी के साथ रात गुजारेगा।
ये सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी, सोचकर ही मुझे घिन आने लगी। रात हुई तो किशोर कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, सालू आ जाओ। वो लड़की किशोर के साथ चली गई और मैं थर थर कांपती रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं दिल ही दिल में भगवान से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी कि मेरी बारी न आए। थोड़ी देर बाद किशोर फिर आया और लड़कियों का नाम पुकारता चला गया। अपना नाम सुनकर हर लड़की किशोर के साथ चली जाती। धीरे धीरे करके आखिरी मैं बच गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस बार किशोर मुझे ही लेकर जाएगा। इस ख्याल से ही मैं कांप उठी थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया। तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि उसने मेरी इज्जत बचा ली। मगर रात भर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि हर पल ये डर भी लगा रहता कि कहीं किशोर मेरा नाम ना पुकार ले। इसलिए सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के करीब 2 बजे का समय था जब किशोर ने आकर सभी लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे नहीं जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो मालकिन कमरे में आई और बहुत ही गुस्से से बोली, रात को किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया। तो मालकिन मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने के बाद बोली, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत की खराबी का बहाना नहीं चलेगा। तुम यहाँ की कोई स्पेशल गेस्ट नहीं हो, तुम्हें हमेशा यहीं रहना है और मैं जो कहूँगी वह तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज रात बहुत ही स्पेशल ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में खूबसूरत हो और कम उम्र भी हो। उसको भी खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां पसंद हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। किशोर तुम्हें नया सूट ला कर देगा। फिर वह दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने के लिए कहकर चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। एक लड़की ने बताया कि जो लड़की मालकिन की बात नहीं मानती है वो उसे कोड़े से मारती है। मैं डर गई थी। मैं तैयार होकर एक जगह पर बैठ गई। ये सच था कि वहां पर जितनी भी लड़कियां थीं, मैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र भी थी। इसलिए मैं जब तैयार होकर बैठी तो सब लड़कियां मुझे घूर घूर कर देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया। किशोर कमरे में आकर लड़की का नाम पुकारता और वह लड़की उसके साथ चली जाती। मालकिन की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात बहुत ही खास ग्राहक आ रहा है। समय गुजरता गया और सारी लड़कियां कमरे से चली गई। उस रात भी ऐसा ही हुआ, सारी लड़कियां चली गई और मैं अकेली ही रह गई। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन किशोर मुझे बुलाने नहीं आया। मैंने फिर से भगवान का धन्यवाद किया, उसने एक बार फिर मेरी इज्जत बचा ली थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां आकर फिर से अपनी अपनी जगह पर सो गई। मुझे भी नींद आ रही थी। अब तो रोज ही यही होने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं करते थे। एक तरह से तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा था, बस मेरे दिमाग में यह बात जरूर आई थी कि मैं ही क्यों बच जाती हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं बुलाता। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, फिर भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आती थी। इस कोठे पर मेरा दम घुटता था, हर पल अपनी इज्जत की चिंता मुझे लगी रहती थी। मैं यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करना चाहती थी, लेकिन यहाँ से भागना बहुत मुश्किल था। कोठे की मालकिन ने बाहर के गेट पर 2 पहलवान पहरेदार लगा रखे थे। 2 पहलवान दिन में पहरा देते थे और 2 पहलवान रात को पहरा देते थे। यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक मैं किसी भी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं पूरी रात इसी डर में जागती रहती कि कहीं कोई मुझे पसंद ना कर ले, लेकिन पूरी रात ऐसे ही निकल जाती। मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। रूखी सूखी मिलती थी, लेकिन वह रोटी इज्जत की रोटी होती थी। अपनी माँ को याद करके कभी कभी मैं चीख चीख कर रोने लगती थी। जब भी मैं रोती तो किशोर मुझे दया भरी नज़रों से देखता था।
उसको देखकर लगता था कि जैसे वह मजबूरी में यहाँ पर काम करता है, वरना मुझे वह बहुत ही भला इंसान लगता था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मालकिन से बात करूं कि वह मुझे यहाँ से जाने दें। मैं यहाँ से जाकर कोई काम करूंगी और धीरे धीरे करके उनके सारे पैसे उतार दूंगी। लेकिन मेरी बात सुनकर मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आती हूँ जो तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। उन्हें मुझ पर दया नहीं आई। थक हार कर अपनी किस्मत को रोती हुई मैं कमरे में वापस आ गई। उस रात सब लड़कियां जब किशोर के बुलाने पर चली गई और कमरे में अकेली मैं बची, तो मैं बाहर निकल कर आई। मैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता तलाश करना चाहती थी, लेकिन मुझे सामने ही किशोर दिखाई दिया। वो किसी आदमी से बात कर रहा था और मेरी तस्वीर उसको दिखा रहा था। उस आदमी को देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह आदमी तो मेरे ही मोहल्ले का था। 60 साल की उम्र होगी और जवान बेटियों का बाप था। पूरे मोहल्ले में अपनी शराफत की वजह से मशहूर था, लेकिन आज उसकी शराफत की पोल खुल गई थी। मैं कमरे में वापस आ गई, भगवान को याद कर रही थी। ऐसे ही करके आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वह आदमी अंदर नहीं आया। मैंने थोड़ी देर बाद बाहर जाकर देखा तो किशोर बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने किशोर के पास जाकर से पूछा कि किशोर वह आदमी कौन था। किशोर मुझे देखकर बोला, तुम क्या करोगी जानकर, यहाँ तो रोज ग्राहक आते हैं और जाते हैं। वह भी एक ग्राहक था। तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो कहने लगा कि मैं तो इस लड़की को जानता हूँ। उसने तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया और चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और कमरे में आ गई। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मेरी इज्जत अब तक सही सलामत थी। मालकिन ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा था। ऐसे ही एक रात जब सारी लड़कियां चली गई तो मैं फिर कोठे से भागने के इरादे से कमरे से बाहर निकली, लेकिन किशोर शायद कमरे के बाहर पहरे पर रहता था। सामने ही वह मुझे फिर से दिखाई दे गया। इस बार भी वह किसी आदमी के साथ खड़ा था और इस बार भी वह अपने मोबाइल पर किसी की फोटो दिखा रहा था, लेकिन इस बार मैं उसके मोबाइल पर वह फोटो नहीं देख पाई कि किसकी फोटो है, लेकिन उस फोटो को देखते ही उस आदमी के चेहरे के रंग बदल गए थे। मोबाइल पर फोटो को देखकर वह आदमी बोला, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हारे कोठे में कोई दूसरी लड़की नहीं है तो मैं कल आ जाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया और मैं उलझन में वहीं खड़ी रही। मैं किशोर से पूछना ही चाहती थी कि तभी वहां पर मालकिन आ गई और किशोर से पूछने लगी, ग्राहक को नई लड़की पसंद आई कि नहीं। किशोर ने कहा कि नहीं मैडम जी, उसके पास पैसे कम थे और वह थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रहने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वह चला गया। मालकिन कहने लगी, तुमने ठीक किया, अभी तक उस लड़की को किसी मर्द ने नहीं छुआ है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगी तो वह मुझे ढेर सारे पैसे देगा। मालकिन की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं कमरे में लौट आई, लेकिन मैं किशोर से बात करने के लिए बेचैन थी। उसने उस आदमी से क्या कहा था? जरूर मेरे ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं ही एक लड़की थी। फिर उस आदमी ने मेरे साथ रहने से मना क्यों कर दिया? और उसने ये क्यों कहा कि मुझे मरने का कोई शौक नहीं? लेकिन पता नहीं मालकिन किशोर के साथ क्या मीटिंग कर रही थी। वो उसके साथ ही बैठी रही। मैं बार बार बाहर जाती, लेकिन उसके साथ मालकिन दिखाई देती तो मैं वापस कमरे में आ जाती। फिर जैसे ही मालकिन गई, मौका देखकर मैं किशोर के पास चली गई। मैंने कहा, किशोर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने गुस्सा अंदर ही अंदर पी लिया। मैं सोच रही थी कि मेरी इज्जत बची रहेगी और मैं किसी को पसंद नहीं आऊंगी, मगर यह मेरी गलतफहमी साबित हुई। एक रात जब सभी लड़कियां अपने अपने काम पर चली गई तो मैं कमरे में अकेली रह गई थी कि तभी दरवाजे पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की।
बाहर एक लड़का कह रहा था, हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसी के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज की रात मेरी इज्जत तार-तार हो जाएगी और मैं खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना मालकिन का दिल मोम ना कर सका और ना ही किशोर को मुझ पर दया आई। किशोर ने ले जाकर मुझे एक कमरे में छोड़ दिया और कहने लगा, परेशान ना हो संगीता, जो लड़का आ रहा है उससे बात कर लो। मैंने धड़कते दिल और कांपते पैरों के साथ कमरे में पैर रखा। वह जो भी था दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह जब मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वह तो समीर था, मेरे ही मोहल्ले में रहता था। हमारे घर के साथ वाला घर उसका ही था। जब मेरी माँ जिंदा थी तो उसने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था, लेकिन उस समय मैं अपनी खूबसूरती के नशे में चूर थी और मैंने समीर का रिश्ता मना कर दिया, क्योंकि समीर का एक्सीडेंट में एक पैर खराब हो गया था। वो लंगड़ा कर चलता था। मैंने ये कहकर रिश्ता ठुकरा दिया था कि हम भले ही गरीब हैं, लेकिन मम्मी मैं किसी लंगड़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। आज समीर को अपने सामने खड़ा देखकर मेरे होश उड़ गए। समीर ने बताना शुरू किया कि संगीता, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। जब तुमने रिश्ते के लिए मना कर दिया तब भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सका। जिस दिन तुम्हें वो लड़के उठाकर तुम्हारे घर से ले गए थे, मैं सब कुछ देख रहा था। मैंने उन लड़कों का पीछा किया, लेकिन तब तक वो लड़के तुमको कोठे पर बेच चुके थे। मैंने कोठे की मालकिन से भी बात की थी, लेकिन वह नहीं मानी। कोठे की मालकिन बहुत ज्यादा पैसों के लिए कह रही थी। जितने पैसे वह मांग रही थी उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। फिर मेरी नज़र किशोर पर पड़ी और मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। मैं और किशोर एक ही क्लास में पढ़ते थे। गरीबी ने किशोर से यह काम करवाया और वह यहाँ पर नौकरी करने लगा था। किशोर ने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी संगीता की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे लिए जब भी कोई ग्राहक आता था तो किशोर उससे कह देता था कि उस लड़की को एड्स है और यह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रही है, और इसलिए कोई भी ग्राहक तुम्हें पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे करक दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और तब तक मैं तुम्हें बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगा था। मैं पैसों का इंतजाम करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। फिर किशोर ने ही मुझे यह आइडिया दिया कि तुम रात के अंधेरे में संगीता को लेकर यहाँ से भाग जाओ। किशोर ने इस कोठे की मालकिन को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी है। वह सुबह से पहले नहीं उठेगी। मैं समीर की बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। जिस इंसान को मैंने एक छोटी सी कमी के कारण ठुकरा दिया था, आज वह मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठाने आया था, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था। मैं रोते हुए समीर के गले लग गई। समीर ने मेरे आंसू साफ किए और मेरे माथे को चूमते हुए बोला, संगीता, मैंने तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत की है। अभी हम यह बातें कर ही रहे थे कि तभी किशोर अंदर आया। उसने कहा कि मालकिन सो चुकी है और एक पहरेदार बाथरूम में है। एक को मैं बातों में उलझा आता हूँ, तुम जल्दी से निकल जाओ। मैंने किशोर को धन्यवाद दिया। मैंने कहा, किशोर, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। किशोर ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मजबूरी में करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है और बहनें भाइयों के एहसान नहीं चुकाया करती। कोठे के बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। मेरे पैर तो खुशी के मारे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। समीर मेरा हाथ पकड़े चला जा रहा था और उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। समीर ने मुझे बताया कि उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, इसलिए वह मुझे और अपनी माँ को साथ ले जाएगा। अगले दिन हम तीनों दूसरे शहर में आ गए, जहाँ बहुत ही सादगी से हमारी शादी हो गई। समीर ने मुझे सादगी से हमारी शादी हो गई। समीर ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया
कि कभी कभी तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरी सास ने भी मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।